अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने बात करनी है पंच कार्ड्स की। इससे पहले 2 लेक्चर जो है अपलोडेड हो चुके हैं, उनमें हमने गियर टेक्नोलॉजी तक कवर कर लिया था। तो पंच कार्ड बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हरमन होलेरेथ थे, जिन्होंने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। ये होता क्या है पंच कार्ड? ये रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को पेपर कार्ड्स के ऊपर होल्स की फॉर्म में, यानी ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, टेबुलेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, यानी रीडिंग करने में स्पीड अप करते हैं। अब अगर देखा जाए, हरमन होलेरेथ ने ये वाला काम किसके लिए किया था? उसने IBM की क्रिएशन के लिए किया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पंच कार्ड जो है वो किस सेंचुरी तक जो है उसने जो है वर्क किया है या सरवाइव किया है, तो आपने कहना है 1970s तक। 1970s भी कह सकते हैं और 1975 तक भी इसका जो है ना गूगल पे दिया हुआ है। तो अगर वो भी ऑप्शन आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, अगर 70 का ना हो तो 75 को भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद है, बेसिकली ये पता है कैसे वर्क करता है, ये आप पहले पिक्चर देख लें फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना एक कार्ड को इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने के बाद जो पंच कार्ड होता है ना, वो रीड करना स्टार्ट कर देता है। कैसे स्टार्ट करता है? वो टॉप लेफ्ट साइड से कार्ड को रीडिंग करता है वर्टिकली। ठीक है, ये अगर इधर से स्टार्ट करना है उसने, लेकिन अब उस हैंड आया हो तो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। वर्टिकली मतलब उसने ये पहले एक कॉलम को करना है रीड, फिर ये दूसरे कॉलम को रीड करना है, कॉलम बाय कॉलम जो रीड करके वो नेक्स्ट स्टेप तक जाता है। ठीक है, और उसके बाद है जो रीडर होता है वो इस इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है और उसको फिर कंप्यूटर्स की मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये पंच कार्ड जो है वो काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैकेनिकल ड्रिवन टू इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रिवन मशीन्स, मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स तक के सफर तक हम किस तरीके से आए। 19th सेंचुरी में ये टेक्नोलॉजी जो थी वो अनेबल हो गई थी। ठीक है, गियर की या पास्कल की, लेबनीज, बेबेज, इन्होंने जितना कुछ भी बनाया था ना, वो जो है बस 19 तक की सेंचुरी तक था। उसके बाद 19 से ऑनवर्ड क्या क्या चीजें आई। ठीक है, कौन कौन सी चीजें थी जिन पे वर्क किया, ये सारी थी पीछे 19 सेंचुरी तक जो थी ना वो मैकेनिकल चीजें थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकल का दौर आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी दोनों मिक्सअप होगी, इलेक्ट्रो भी होगी और मैकेनिकल भी होगी। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो थी वो जॉर्ज जो थे उन्होंने इसको कंप्लीट किया था 1940 में, और कहाँ किया था? एट बेल लेबोरेटरीज में। अब जो मार्क 1 कंप्यूटर था उसको 1944 में कंप्लीट किया गया। अब यहाँ पे MCQs बनते हैं आपके, जो आपने याद रखनी है। नंबर 1 के इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो थी वो जॉर्ज स्टिब्स की थी और उन्होंने कंप्लीट किया था 1940 में बेल लेबोरेटरीज के अंदर। उसके बाद जब मार्क 1 कंप्यूटर आया था उसकी जो कंप्लीट हुआ था वो 1944 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बाय हार्वर्ड आइकन। ये हार्वर्ड आइकन बंदे का नाम है। ठीक है, जिन्होंने किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1994 में मार्क 1 को इंट्रोड्यूस करवाया था, या कह लें कि मार्क 1 को कम्प्लीटली जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था। एंड अ ग्रुप ऑफ IBM इंजीनियर्स, IBM के जितने भी इंजीनियर्स थे उनके ग्रुप ने और उनके साथ मिलकर हार्वर्ड आइकन ने मार्क 1 कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, अब ये हो गई आपकी कंप्लीट। उसके बाद हम एक और न्यू जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। मार्क 1 पहले या ENIAC कह लें। ठीक है, इसका स्टैंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये एक नया कैलकुलेटर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और आपने याद रखना है ये एक फ्लेक्सिबल मशीन थी। ठीक है, और इसके जो ऑथर थे या इसके जो डेवलपर थे वो कौन थे? जोहन मैकले और J. प्रिस्पर इकर्ट। और इन्होंने कहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया था या इसको डेवलप किया था? मोरे स्कूल के अंदर। जिस तरह उन्होंने बेल लेबोरेटरीज में करवाया था तो इन्होंने कहाँ करवाया था? मोरे स्कूल में।
बस आपने इतना याद रखना है। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी। फिर से बता दूं, ENIAC का पहले तो आप स्टैंड याद करें ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs के अंदर इसका स्टैंड ना पूछ लें। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया और MCQs भी हो गया। फिर आपने ये देखना है, ये जो ENIAC था, ठीक है, इसको किसने जो है वो डेवलप करवाया था? जॉन मैकले थे और J. प्रेस्पर इकट थे। कहाँ करवाया था? मोरे स्कूल के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हम इसकी फैक्ट शीट्स को देख लेते हैं। इसको बेसिकली हम जो है ENIAC भी आप पढ़ सकते हैं या फिर ENIAC भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ENIAC के बारे में उन्होंने फैक्ट शीट्स बताई हुई हैं, हमने उनको देखना है। आप इस पिक्चर को देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके फैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। देखिए, फैक्ट्स इसके ये हैं कि ये ऑक्युपाइड 1800 स्क्वायर फीट का था, मतलब इतना बड़ा था ये। फिर 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे इसके अंदर, ठीक है। 1500 रिलेज थे, कैपेसिटर्स थे 10,000, रजिस्टर थे, मतलब उन्होंने ये सारी चीजें बता दी कि इसके अंदर ये इतनी चीजें लगी हुई थी। अब ये आपको MCQs में पूछ सकते हैं कि उसका वेट कितना था, या वो कितने किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी का था, या मेन आप जो है ना इसका 800 स्क्वायर फीट ही याद कर लें, और इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसकी प्राइस क्या थी ये, ठीक है, बस ये इसका प्रिपेयर कर लें। उसके बाद है रैपिड एडवांसमेंट क्या थी ENIAC की। उन्होंने कहा है कि इसमें ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, साइज रिडक्शन और प्रोसेसिंग पावर डबलिंग इन 2 years डेस्कटॉप। अच्छा, ये ना ज्यादातर इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था ENIAC, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो आपने ENIAC का ही बताना है, ठीक है, कि ये था Mark 1 के साथ, ठीक है। लेकिन ये इतना वो नहीं था, मतलब यूज कह लें, या इतना ये इन्वेंशन इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। उसके बाद ये रैपिड एडवांसमेंट में सिर्फ इसको पढ़ लें एक बार। अच्छा, ये एक याद करना है आपने, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बने थे, ठीक है। ये जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स थे, पहले सिस्टम्स चलते थे ना लैपटॉप से पहले, उनको जो है वो स्टीव जॉब्स और स्टीफन ने जो है इस पे वर्क किया था। और कब किया था? 1976 में। ये आपने एज एन MCQs याद रखना है। और आपने दूसरा MCQs ये याद रखना है, IBM कब लॉन्च हुआ था? IBM PC, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स जो थे वो कब लॉन्च हुए थे? वो 1981 में। ये आपने दो MCQs जो है वो अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, वो कह रहा है ये रैपिड एडवांसमेंट के बाद वो क्या कह रहा है कि ये जो था ना ENIAC के बाद ट्रांजिस्टर्स आ गए, फिर इंटीग्रेटेड, ये जनरेशन्स की बात कर रहा है। ट्रांजिस्टर्स कौन सी जनरेशन में था, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, फिर साइज रिडक्शन आ गया, फिर IT आ गई। तो ये कह रहा है कि इसके बाद ये एडवांसमेंट हुई, फिर उसके बाद हमारे पास वेब आ गई, ठीक है, फिर स्मार्टफोन्स आ गए हमारे पास। तो इस तरह से जो है वो एडवांसमेंट होती रही इन चीज़ों में। नेक्स्ट हम मॉड्यूल्स की बात करते हैं। यहाँ से जो है ना आपकी मेन चीज़ें याद करने वाली आ गई हैं, ठीक है, ये हमने क्या याद करना है और क्या नहीं। देखें, सबसे पहले बिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने कि बिट्स क्या होती है। बिट्स जो होती है ना, ये एक बेसिक यूनिट स्टोरेज है, यानी चीज़ों को स्टोर करना। ये एक स्टोरेज का यूनिट है, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, ठीक है। ये होगी बिट्स की डेफिनेशन। ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन बिट्स, और ये एक बेसिक यूनिट है स्टोरेज का। सेकंड जो इसके बेसिक्स हैं, बिट्स के अंदर सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। बिट्स का स्टैंड क्या होता है? बिट्स को हम कहते हैं बाइनरी डिजिट, ठीक है। बिट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में कह लें या इसकी एब्रीविएशन कह लें, इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। उसके बाद वो कह रहा है कि एक बिट जो होती है ना, उसके अंदर सिर्फ 0 या स्टोर हो सकता है या 1 स्टोर हो सकता है। उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होती है। 1 बिट कैन कंटेन ओनली 1 वैल्यू, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, ठीक है। इसी तरह उसने कहा है कि अब बिट्स के अंदर क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट की जा सकती हैं या होती हैं।
तो उसके लिए रिप्रेजेंटिंग नंबर्स भी कर सकते हैं आप, टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑडियो कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, इमेजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उसने कहा है नंबर्स की फॉर्म में अगर आपने करना हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो या इमेज। अगर आप चिप की बात करें, आपने मदरबोर्ड देखा होगा, उसके ऊपर चिप लगी होती है छोटी छोटी। अगर आप चिप की बात करें तो उसके अंदर चार्ज होता है, या तो 0 होगा चार्ज या फिर 1 का चार्ज होगा। अब यहाँ पे आपने यूनिट याद करने हैं, बिट्स के कौन कौन से होते हैं और वो उनकी इक्विवेलेंट स्टोरेज कितनी होती है वो याद रखनी है। एक बाइट जो होता है उसके अंदर 8 बिट्स होती हैं। उसके बाद 1 किलोबाइट आ जाता है जिसको आप केबी कहते हैं, उसके अंदर 1024 बाइट्स होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ये पहले बाइट था ना, ये वाला बाइट यूनिट यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 किलोबाइट था यानी केबी था, ये वाला केबी आगे वाले के साथ जाके लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर 1 मेगाबाइट है, 1 मेगाबाइट की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 1024 केबी यानी किलोबाइट, तो ये पीछे वाला केबी इसके साथ आके लग गया। इसी तरह अगर आप देखें 1 गीगाबाइट को हम जीबी बोलते हैं और 1 जीबी किसके इक्वल होता है, 1024 एमबी के इक्वल, ये पीछे वाला एमबी जो है इसके साथ आके लग गया। इसी तरह इसका जो लास्ट यूनिट होता है 1 टेराबाइट होता है जिसको हम टीबी बोलते हैं और इसके अंदर भी 1024 स्टोरेज होती है, इक्विवेलेंट स्टोरेज होती है और ये जीबी के इक्वल होता है, यानी ये पीछे वाला जीबी यहाँ आके लग गया। तो इसके बेसिकली कितने यूनिट्स होते हैं, 5 यूनिट होते हैं बिट्स के, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। अब बाइट जो होता है उसके अंदर 8 बिट्स होती हैं और जितने भी सारे यूनिट्स हैं उन सब के अंदर 1024 ही इक्विवेलेंट स्टोरेज होती है, लेकिन बस डिफरेंस ये होता है बाइट्स के बाद केबी आ जाता है, केबी के बाद एमबी और एमबी के बाद जीबी। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, BKMGT, ठीक है। ये बी तो सबके साथ लग ही रहा है, यहाँ से बी से स्टार्ट लें, KMGT, इनका फर्स्ट लेटर याद करें। उसके बाद उन्होंने पैटर्न्स के बारे में बताया है कि बिट्स के अंदर से 4 डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं। आप 0 और 1 को ले लें, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बनाएं इसका पैटर्न, अपने कॉपी पेंसिल लें, खुद से बनाएं। एक बार 0 लिख लें, दूसरी बार 1 लिख लें, तीसरी बार 0 1 लिख लें, फिर 1 0 लिख लें। ये जरूरी नहीं है जिस तरह उन्होंने लिखा है आपने भी वैसे ही लिखना है, आप किसी तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे पहले 1 1 भी आ सकता था, ठीक है। तो इन 0 और 1 इन दोनों को आप जिस तरह से मर्जी आगे पीछे करके लिख लें या 2 बार लिख लें, तो ये 4 डिफरेंट पैटर्न्स बनेंगे। अब अगर आपको MCQs आ जाए कि बिट्स के कितने पैटर्न्स होते हैं, तो आपने कहना है 4 होते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने इनकी स्टोरेज कैपेसिटीज याद रखनी है, या ये किसके इक्विवेलेंट है ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है बिट्स जो होती हैं वो नंबर ऑफ पैटर्न्स के इक्वल किस तरीके से होती हैं। ये पता है किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है, ये उन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया। अगर आप यहाँ पे 2 लिख दें, ठीक है, 2 की पावर अगर आप यहाँ पे 1 लिखें ना, 2 की पावर अगर यहाँ पे 1 लिखें तो वो 2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद रहने दें टेक्स्ट, उसके बाद 2 की पावर जब आप 2 लेंगे तो वो 4 आएगा, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 लेंगे 16 आएगा, 2 की पावर 5 लेंगे 32 आएगा, 2 की पावर 6 लेंगे 64, 2 की पावर 7 लेंगे 128 और 2 की पावर 8 लेंगे तो वो 256 कैरेक्टर्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम, अब आपने पढ़ा है कि एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के इक्वल होती है, तो इसी तरह एक बाइट का अगर पूछ लें या 8 बिट्स का पूछ लें तो आपने कहना वो इक्वल नंबर ऑफ पैटर्न्स 256 कैरेक्टर्स होते हैं। तो आपने बस इस तरह से याद रखना है। अगर आप ये इस तरह से नहीं याद कर सकते कि ये इसको कैसे याद करना है, तो आप 2 की पावर लेते जाएं 8 तक, तो आपको खुद ही ये बिट पैटर्न नंबर्स बनाना आ जाएंगे। उसके बाद आज की कोड्स की बात करते हैं। क्या देखें, ये वाला तो आपने आज की वाला पढ़ना ही नहीं है, ये उन्होंने सिर्फ एक बुक का रेफरेंस दिया है कि आप उस पेज पे जाके ये पढ़ेंगे। अब आप आ जाएं जो हमारी मेन चीज़ है कि हमने डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखें, बाइनरी की जो बेस होती है ना वो होती है 2 यानी 0 और 1। आप जब भी किसी भी फॉर्म को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ना, ठीक है, एक तो कोई ना कोई आ जाता है चीज बेचने वाला, आधी वीडियो के अंदर पार्टिसिपेशन तो उनकी हो जाती है, वीडियो स्टॉप करनी पड़ जाती है। अच्छा देखें, जब भी आप बाइनरी की बात करेंगे उसकी बेस हमेशा 2 होएगी और
2 का मतलब है 0 और 1। उसका आंसर जो है जब आप बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका आंसर 0 और 1 की फॉर्म में होएगा। ठीक है, उसके बाद देखें फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, आपने उसको यानी डेसिमल टू बाइनरी करना है। आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के ऊपर बेस लगाना शुरू कर देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तक हमने पढ़ा है ना पीछे, जो यूनिट्स होते हैं बाइनरी के वो कहाँ तक होते हैं, 7 तक होते हैं या फिर 8 तक होते हैं। हमने कहाँ तक पढ़े हैं, देखें 7 तक होते हैं। 7 तक वो 128 होता है और 8 तक जाके 256 बन जाता है। हमने 7 तक ही रहना है, ठीक है, क्योंकि आगे वो बाइट की फॉर्म में आ जाता है। तो अब वो कह रहा है, अब वो उसने एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और वो कह रहा है इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें। जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 0 लगाएंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पे 1 है, 1 के ऊपर 2, आपने ये पढ़ा है ना, अब पीछे आप ये वाला पढ़ चुके हैं, ये वाला देखें, उन्होंने इसी को उठा के यहाँ पे ये कॉलम की फॉर्म में है, वहां पे उसने इसको उठा के रो की फॉर्म में दे दिया। ठीक है, 128 तक, ये देखें 128 तक उसने इस तरह रो की फॉर्म में दे दिया। और नीचे इनकी जो पावर्स थी ना, मैंने वहां आपको बताया था ना कि आप 2 की पावर लगाते जाएं तो ये आपके पास, जब आप 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा आपके पास, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर फिर से 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो इसी तरह से उन्होंने पावर करके ये वाला लिख दिया। अब देखें नीचे 0 1 0 0 0 0 ये कैसे आया, 0 को तो एज इट इज आप इसी तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे 1 है, 1 को भी आप एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 3 4 5 6 7 इनको आप एलसीएम लेकर देखें एक टेबल की फॉर्म में साइड पे, तो आपको पता चल जाएगा कि इनका जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर इनका 0 बचेगा, तो इसलिए ये जो है वो 0 0 0 आए। आप एलसीएम लेके देखें, आप 4 का एलसीएम लेके देखें, ठीक है, 2 2 जार 4 पूरा पूरा आ जाता है तो 0 बचता है। फिर 8 का लेके देखें, 2 4 जार 8 पूरा पूरा आ जाता है तो पीछे 0 बचता है। 8 जार 16, ठीक है, तो उसका भी 0 बचता है। फिर 2 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है तो उसका भी 0 बचता है। तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमने यहाँ पे 0 0 0 लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बाइनरी की समझना है कि हमने डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, देखें ये तो उन्होंने डेसिमल सिर्फ कंफ्यूजन के लिए लिखा है, जो चीज दी हुई होती है ना उसको नहीं आपने देखना, आपने सिर्फ ये देखना है आपने कन्वर्ट किस में करना है। आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप बेस 2 को लेके चलें, बस इनफ है। नहीं आता समझ आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक छोटी सी वीडियो में बता दूंगी कि हम बाइनरी कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने किस चीज के बारे में बात की है, बूलियन ऑपरेटर्स के बारे में बात की है कि वो क्या होते हैं। अब बूलियन ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ये वाला जो टॉपिक है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिट्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था और इसके बाद बूलियन ऑपरेटर्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाइनरी में आपको कन्वर्जन करने के लिए आपको एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन वो जरूर देंगे, ठीक है, तो आपने बाइनरी कन्वर्जन भी देखनी है। कोई भी वो हेक्साडेसिमल को कह दें कि बाइनरी में कन्वर्ट करें और किसी भी चीज को कह दें कि बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो आपको आनी चाहिए 2 की बेस के ऊपर, पावर के ऊपर, सॉरी। तो अब बूलियन ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, अब हम पहले देख लेते हैं कि ऑपरेशंस किसको कहते हैं। ऑपरेशंस के अंदर ना बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा है कि जो बिट्स होती हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो अब बूलियन ऑपरेशंस के अंदर 0 जो होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वैल्यू जो है वो फॉल्स है, और जो 1 है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वैल्यू जो है वो ट्रू है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी मैनिपुलेशंस को हम कहते हैं बूलियन ऑपरेशंस। यानी बूलियन ऑपरेशंस हमें ट्रू और फॉल्स बताते हैं, लेकिन किस फॉर्म में बताते हैं, बिट्स की फॉर्म में। और बिट में हमने पढ़ा है सिर्फ 0 होता है या 1 होता है, और जो 0 होता है वो क्या करता है, फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो 1 होता है वो ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरी तरफ अगर आ जाए कि ये बूलियन ऑपरेशंस का ऑनर किस बंदे ने लिया था, तो वो एक मैथमेटिशियन था, जॉर्ज बोले, ठीक है।
उसने इसका ऑनर लिया था, जिसकी वजह से उसको जो है वो लॉजिक कहा जाता है, यानी उसकी फील्ड थी ना मैथमेटिक्स की, तो इसलिए उसको लॉजिक कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि बूलियन ऑपरेशंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं या कौन कौन से ऑपरेशंस आ जाते हैं, उसमें एक तो होता है एंड, ठीक है, एक होता है और दूसरा होता है एक्स और। एक्स और को हम पता क्या पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव और। अगर आपको इसका स्टैंड पूछ लिया जाए कि एब्रीविएशन क्या है एक्स और की, तो वो होती है एक्सक्लूसिव और। उसके बाद है एंड जो होता है, ये भी एक ऑपरेशन है, और जो और है ये भी एक ऑपरेशन है, इन दोनों को समराइज किया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एंड क्या होता है और क्या होता है। एंड और को याद करने का सिंपल तरीका ये है, एंड की जो आउटपुट होती है ना, जब भी सॉरी इनपुट जो होती है, जब दोनों 1 होंगी ना, तो आपकी जो आउटपुट है वो 1 होगी, अदरवाइज सारी 0 होंगी। ये देखें, ये एंड ऑपरेटर है, इसकी इनपुट्स यहाँ पे ये भी अगर 1 होगी और ये भी 1 होगी, तो अब आपकी आउटपुट यहाँ पे 1 आएगी, अदरवाइज सारी 0 होंगी। यहाँ पे देखें 0 0 0 0 1 0 1 0 0, यहाँ पे दोनों इनपुट्स, ये देखें ये इनपुट्स है ना, फर्स्ट वाली भी इनपुट 1 होगी और सेकंड वाली भी इनपुट 1 होगी, तो आपकी आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज कोई भी कंडीशन बन जाए आंसर आपका 0 0 0 ही आएगा। अब ये वाली सिचुएशंस कैसे बनी, ये वाली सिचुएशंस मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ बिट्स की, ये देखें ये वाली है, ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकती है। अब देखें, आपने सिर्फ ये वाली कंडीशन याद रखनी है एंड की, कि अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज सारी 0 है। इसी तरह और का भी एक सिंपल सा तरीका है याद करने का, इट प्रोड्यूसेस आउटपुट ऑफ 1, इसकी 1 आउटपुट तब आएगी जब कोई एक भी 1 होगा, ठीक है, कोई एक भी 1 होगा इनपुट के अंदर, तो आउटपुट उसकी 1 आएगी, अदरवाइज 0। अब देखें यहाँ पे दोनों इनपुट 0 हैं तो आंसर 0 आ गया। अब आगे देखें, यहाँ पे एक 1 है, 0 1 1 0 1 1, यानी कि इनपुट्स के अंदर कहीं ना कहीं एक लिखा हुआ है, कोई एक जो है इसके अंदर आया हुआ है। इट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 व्हेन एनी ऑफ द इनपुट्स आर 1, इन सब में एक बार तो 1 आया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट 1 1 1 बन गई है, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं एंड और को, और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि इसमें जब दोनों 1 होंगे तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज सारे 0, और इसमें जब दोनों 0 होंगे तो आंसर 0 आएगा, अदरवाइज सारे 1 1। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं या उल्ट गए। उसके बाद हम एक्स और यानी एक्सक्लूसिव और की बात करते हैं। ये क्या एक्स और पता है क्या होता है, एक्स और के अंदर जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो फिर जो है वो आपको आउटपुट 1 देगा। वो कैसे दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगे, यानी सेम नहीं होनी चाहिए, सेम होगी तो आंसर 0 आएगा। अब देखें ये है एक्स और यानी एक्सक्लूसिव और, सेम होंगी 0 0 दोनों सेम है तो वो आंसर 0 देगा, 1 1 दोनों सेम है तो आंसर 0 देगा, यानी वो कहेगा ये फॉल्स आउटपुट है। लेकिन अगर डिफरेंट होंगी, ये 0 है ये 1 है तो आंसर 1 है, यानी ये ट्रू आउटपुट है। ये 1 है ये 0, यानी दोनों डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आंसर 1 देगा, यानी ये ट्रू आउटपुट है। हमने पढ़ा है ना 0 जो है वो फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है और 1 जो है वो ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स और में आपने याद रखना है सेम इनपुट्स गिव 0 रिजल्ट और डिफरेंट इनपुट्स गिव्स 1 रिजल्ट, और जो नॉट होता है उसमें तो टोटली डिफरेंट होता है ना, इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 होगी, इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 0 होगी। तो ये आपके बूलियन ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आपने ये देखा फर्स्ट वाले में एंड और में आपने देखा दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। जब दोनों इनपुट्स 1 1 होंगी तो आंसर 1 आएगा, सारी 0 होंगी, और के अंदर दोनों इनपुट्स जब 0 होंगी तो आंसर 0 आएगा, सारे 1 1 आएंगे। एक्स और के अंदर आपने देखा जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो आंसर आपका 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। सेम की फॉर्म में 0 आएगा और डिफरेंट की फॉर्म में 1 1 आएगा, ठीक है। ये देखिए ये दोनों सेम है तो 0 आ रहा है, ये भी दोनों सेम है तो 0 आ रहा है, अदरवाइज दोनों 1 1 आ रहे हैं। और नोट का तो आपको पता है टोटली डिफरेंट है, 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे बूलियन ऑपरेशंस की उसने एग्जांपल दी हुई है। अब जितने हमने 4 बूलियन ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं ना, उनकी उसने एक ही एग्जांपल में उसको सॉल्व करके आपके सामने दे दिया, यानी प्रैक्टिस दे दी है,
कि आपने कैसे करनी है। सबसे पहली 2 लाइन में उसने क्या किया है, आपको एज एन क्वेश्चन दे दिया है कि ए की ये वैल्यूज हैं और बी की उसने कहा है कि ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अब तीसरी लाइन में उसने एंड ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया, यहाँ पे तीसरी लाइन में उसने एंड ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। तो हम इसको कॉपी करके पहले तो एंड ऑपरेटर के पास चले जाते हैं, ठीक है। इसको मैं करती हूँ कॉपी, शायद यहाँ पे पेस्ट हो जाए, नहीं हो रहा। वो पेस्ट नहीं हो रहा तो चलिए आप यहाँ से ही देख लें। आपने बस ये याद रखना है जहाँ पे दोनों 1 होंगे तो आपने 1 लगाना है, अदरवाइज सारे 0 होंगे। तो चलिए हम करके अप्लाई करते हैं वहां पे। देखें, हमने एंड ऑपरेटर देखना है, देखें 0 और 1 क्या होगा, 0 ही होगा। 0 0 0 1 0 0 1 1 1। ये देखें, जहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर में पढ़ा है रूल क्या है, जहाँ पे दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पे देखें दोनों इनपुट्स ए भी 1 है और बी भी 1 है तो आंसर भी एंड का 1 ही आएगा, अदरवाइज सारी हमने 0 लिख दी। इसी तरह और ऑपरेटर के अंदर आ जाए। और ऑपरेटर में हमने पढ़ा था जहां पर भी दोनों 0 होंगी तो आंसर 0 आएगा, अदरवाइज सारी 1 हो जाएंगी। तो आप देख लें इन ए और बी के अंदर दोनों 0 कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। 0 0 क्या है तो आंसर क्या आएगा, और ऑपरेटर के अंदर 0 0 0। ए और बी को आपने देखना है, ठीक है। ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो और ऑपरेटर के अंदर आंसर क्या आएगा 0 और सारी क्या आ जाएंगी 1। इसी तरह एक्स और ऑपरेटर के अंदर आ जाए। एक्स और के ऑपरेटर के अंदर हमने ये पढ़ा है कि जब आपकी दोनों डिफरेंट इनपुट्स होंगी तो आपका 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। अब देखें ए में एक तो इनपुट 0 है और दूसरी इनपुट 1 है, तो ये दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आपका आंसर 1 आ गया। यहाँ पे सेम है तो 0 आ गया। फिर यहाँ पे देखें 1 इनपुट ए है और बी की जो इनपुट है वो भी 0, यानी दोनों डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आपका आंसर 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें दोनों इनपुट्स डिफरेंट है तो आंसर आपका 1। दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं ए और बी की, आंसर आपका 1। दोनों इनपुट्स डिफरेंट है आपकी 0 और 1, आंसर आपका 1। दोनों इनपुट्स ए और बी की डिफरेंट है, आपका आंसर 1 डिफरेंट आ गया। और नॉट ए और नॉट बी अलग अलग उसने फाइंड किया है क्योंकि हमें पता है ए का नॉट क्या आएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो 0 आ जाएगा। ए का नोट अलग से फाइंड कर लिया उसने और बी का नोट अलग से फाइंड कर लिया। हमने क्या पढ़ा था, नोट के अंदर 0 होगा 1 आ जाएगा, 1 होगा 0 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे उसने लास्ट 2 लाइन में सिर्फ उसको रिवर्स ही किया है ए और बी को। ए के जितने भी यहाँ पे लाइन में चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे उलट करके हम लिख देंगे, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देंगे, वहाँ 1 है वहाँ 0 कर देंगे, और इसी तरह हम बी का करेंगे। यहाँ पर आपको आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे। देखिए उन्होंने ये यहाँ पे मिस्टेक की है मेरे ख्याल में कि उनको इस तरह से एक ही टेबल में सारी चीज़ें अप्लाई करने के लिए नहीं देना चाहिए था, बल्कि उनको चाहिए था ए और बी का एक क्वेश्चन देते और एंड की एक अलग से क्वेश्चन आंसर बनता और के लिए अलग से आप आंसर देते। तो उन्होंने एक ही टेबल में सबको कवर कर लिया, तो ये जो है बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अदरवाइज ये बहुत ईजी है, आपने सिर्फ टेबल्स को फॉलो करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट हम जो हेक्साडेसिमल नोटेशन है इसको मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।